तो ये हमारा चेस्टर बर्नार्ड का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जोन ऑफ इंडिफरेंस यानी कि उदासीनता का क्षेत्र, और दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा योगदान संतुष्टि संतुलन की अवधारणा यानी कि कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम। और इसके बाद एक और टॉपिक रहेगा कि फंक्शंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि मुख्य कार्यकारी का कार्य, यानी किसी भी कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट में जो टॉप पर्सन होता है उसका क्या काम होता है, ये हम देखेंगे। तो तीन बातों में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जोन ऑफ इनडिफरेंस से। तो जोन ऑफ इनडिफरेंस का मतलब क्या है, उदासीनता का क्षेत्र क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं, ठीक, 100 लोग, और उनको एक आदेश दिया गया कि भाई कल से इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप आएंगे और पहले 30 पुशअप लगाएंगे, उसके बाद ही अंदर जाएंगे। यानी सभी लोग अपना काम शुरू करने के पहले स्वस्थ भारत मिशन के तहत सभी लोगों को 30 पुशअप लगानी है। 30 पुशअप लगाने का मतलब होगा कि आप स्वस्थ हैं, फिर आप काम करेंगे। अब जब ये आदेश दिया गया तो 90% लोगों ने इसको मना कर दिया। कुछ लोगों ने मौखिक रूप से मना कर दिया, कुछ लोगों ने साइलेंटली मना कर दिया, मतलब मौन रह करके, यानी कि आदेश नहीं मानेंगे। केवल 10% लोग जो पहले से ही 30 पुशअप मारने की क्षमता रखते थे, उन्होंने कहा कि हाँ हम ऐसा करेंगे। तो इस 100% में ये जो 10% वाला पार्ट है, इसी पार्ट को कहा जाता है उदासीनता क्षेत्र या जोन ऑफ इनडिफरेंस। यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो हिस्सा जो कि ऑर्डर को मान रहा है, उस हिस्से को कहा जाता है उदासीनता का क्षेत्र। यानी कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर दिया जाता है तो ऐसा हो सकता है कि अब जैसे इस ऑर्डर की बात करें, क्योंकि 90% लोग क्या बोल रहे हैं, नो, तो क्योंकि 90% का नो है तो हम कहेंगे कि यार ये जो आदेश है ये पूरी तरह से क्या हो गया है, अस्वीकार्य हो गया, कोई नहीं मान रहा इसको, ठीक है। फिर कोई ऐसा ऑर्डर भी हो सकता है जो एक्सेप्टेड भी हो और नहीं भी हो। यानी कि ये कहा गया कि चलिए ठीक है, जो भी लोग आएंगे डेली नहा के आएंगे, ठीक है, नहाने के तुरंत बाद यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में आना है। अब ये बोल दिया गया तो इसको ये हुआ कि आधे लोगों ने मान लिया कि ठीक है चलिए, तो यानी कि ये स्वीकार भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर ये कहा गया कि भाई सभी लोग टाइम पे आएंगे, यानी कि अगर 10 बजे आने का टाइम है तो कोई भी 10:05 पे नहीं आएगा, 5 मिनट पहले ही आ जाओ, 5 मिनट लेट नहीं चलेगा। तो इस आदेश को क्या हुआ, सभी लोगों ने, लगभग 90% लोगों ने मान लिया। तो अब चेस्टर बर्नार्ड यहाँ क्या कहते हैं, उनका कहना है कि आप अगर मान लीजिए कि फर्स्ट कैटेगरी में आपका आपके ऑर्डर का जो रिस्पॉन्स है वो फर्स्ट कैटेगरी वाला है। किसी आदेश का यदि रिस्पॉन्स पहली कैटेगरी में आ रहा है, यानी ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग इस ऑर्डर को मानने से मना कर रहे हैं, तब चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि आपका जो जोन ऑफ इनडिफरेंस है, जो उदासीनता का क्षेत्र है, यदि आप चाहते हैं कि वो बढ़ जाए तो आपको कुछ करना होगा। अब क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे समझिए इसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है और यहाँ जोन ऑफ डिनायल यानी कि जो उदासीनता का क्षेत्र है वो कितना है, 90% है। 90% लोग दुखी हैं, उनको इसी के बात की टेंशन हो रही है कि यार जाना है 30 पुशअप मारनी है अपने को, ठीक है, और 10% लोग ही केवल हाँ बोल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये वाला जो उदासीनता का क्षेत्र है, ये बदल जाए 90% में, ये किस में बदल जाए 90% में, ऑलमोस्ट 90, कोशिश तो 100 की रहेगी लेकिन ऑलमोस्ट इतना भी हो जाए कि जोन ऑफ जो इनडिफरेंस है ये बढ़ करके 90% हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मोटिवेशन देना होगा। क्या देना होगा, कुछ मोटिवेशन देना होगा, कुछ प्रेरणा देनी होगी। प्रेरणा देंगे तभी ऐसा हो पाएगा। तो अब ये है कि भाई
प्रेरणा कैसी दें? तो ये दो तरीके की प्रेरणा हो सकती है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य एक सिंपल मोटिवेशन हो सकता है, एक स्पेशल मोटिवेशन हो सकता है। ये दो चीज़ें अगर आप करेंगे तो ऐसा हो सकता है। जैसे अब उन्होंने बताया कि देखिए जो सिंपल मोटिवेशन होता है वो किस तरह का होता है। जैसे संगठन से जुड़ने का आकर्षण होता है। जैसे सिविल सर्विसेज की बात करें तो क्योंकि सिविल सर्विसेज का सोसाइटी में इतना ज़्यादा सम्मान है कि एक उस आकर्षण की वजह से ही आप किसी भी तरह का आदेश मानने के लिए तैयार रहेंगे। भले ही आपको आपका शेड्यूल फिक्स ना हो और आपको लगभग दिन में 15 घंटे काम करने पड़ रहे हो, तब भी आप मानेंगे। तो ये क्या है, एक ये सामान्य प्रेरक है। और क्या हो सकता है, भागीदारी का अवसर। अब अगर आप सिविल सर्विसेज में हैं और आपको अगर सोसाइटी में रखा जाता है, मान लीजिए आपको कलेक्टर बनाया जाता है, आपको सचिव ना बना करके कलेक्टर बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका भागीदारी का अवसर है। सचिव के लिए भी भागीदारी का अवसर है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग जो है उनके लिए वरीयता हो सकती है। तो किसी को ऐसा लगता हो कि हम सोसाइटी में ही, सोसाइटी के बीच में ज़्यादा लोगों के साथ जहाँ हमारा बात हो, सबके साथ मिलने जुलने का मौका मिले। फिर जो एक जनरल मोटिवेशन में ये वाली बात भी आती है कि कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन से इसलिए भी जुड़ता है कि उसको दूसरे लोगों से बात करने का अवसर मिलता है। यानी कि जब आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तब आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनसे आपको बात करने का मौका मिलता है। आपकी बातें फिर मिनिस्टर से होंगी, एमएलए एमपी से होंगी, बड़े बड़े एनजीओ से होंगे, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट सेक्टर के जो चीफ हैं उनसे बातें होंगी आपकी। तो ये भी एक आकर्षण है, ये भी एक प्रेरक का कार्य करता है। और मनवांछित दशाएं, मनवांछित कार्य की दशाएं हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी बातें आ सकती हैं कि भाई आपको जो है तो अच्छा एक आवास भी मिलेगा रहने के लिए, आपको जो सुविधाएं हैं, दूसरी जो गैर मौद्रिक सुविधाएं, उस तरह की सुविधाएं भी आपको मिल सकती हैं। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन सब के बाद भी एक समय आने के बाद, जो शुरू में ये सब बातें बहुत मोटिवेट कर रही थी, जब आप सर्विस में गए मान लीजिए, और उसके बाद आपको ये बातें अब मोटिवेट नहीं कर रही। 2-3 साल के बाद मान लीजिए ऐसा हुआ कि आप इन सब से बोर हो गए। अब यदि आपको ऐसा आदेश मिलता है जो कि मुश्किल है, जिसकी पालना करना मुश्किल काम है, तब फिर विशिष्ट प्रेरक चाहिए होगा। अब विशिष्ट प्रेरक क्या हो सकता है? विशिष्ट प्रेरक मौद्रिक रूप से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो सरकारी शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, अब उनको इलेक्शन में जब ड्यूटी लगाई जाती है तो इलेक्शन की ड्यूटी में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास यदि वोटिंग मशीन है उसकी देख रेख करनी है, तो फिर ऐसा भी हो जाता है कि घर जाने का मौका नहीं मिलता। हो सकता है कि 2-2, 3-3 दिन तक आपको उसी अपने वर्क प्लेस पे ही रहना पड़े। तो अब ये तो एक मुश्किल काम हो गया। लेकिन इसके लिए फिर क्या होता है, अलग से पेमेंट मिलता है, 2,000-3,000 जो भी पेमेंट हो अलग से। या मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, अगर अब कोविड पीरियड चल रहा है, डर का माहौल बना हुआ है और यूपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, एमपीपीएससी का या किसी दूसरी स्टेट पीएससी का, किसी का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, तो इसके लिए जो सरकारी कर्मचारी रहेंगे तो वो बेचारे डरे रहेंगे, तो उनको फिर क्या है, मौद्रिक प्रेरक देना पड़ेगा। मान लीजिए कि सामान्यतया 3,000 यदि दिए जाते थे, तो हो सकता है वो 4,000 में उनको देना पड़े, तब जा कर के वो इसके लिए फिर सहमत हों। या ऐसा भी हो सकता है गैर मौद्रिक कुछ मोटिवेशन आप दे दें, नॉन मोनेटाइज कुछ मोटिवेशन होना चाहिए कि उनको ये कह दें कि ठीक है चलिए आप जो है तो आप अभी काम कर लीजिए, फिर आपको छुट्टियां मिल जाएंगी और घूमने का आपको मौका भी मिल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आपको हम कभी चीफ मिनिस्टर जी आएंगे तो आपका सम्मान करवा देंगे, स्टेज पे बुलवा देंगे, सम्मान हो जाएगा, आपकी सुविधाएं जो हैं और बेहतर करवा देंगे आपके लिए, चलिए हम गाड़ी का बंदोबस्त करवा देंगे, गाड़ी आपको लेने आ जाया करेगी। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोटिवेशन अगर बना दिए जाएं, तब ये जो जोन ऑफ इनडिफरेंस है उसको बढ़ाया जा सकता है। या ये कहें कि जो जोन ऑफ डिनायल है, इसको जोन ऑफ डिनायल को यानी कि ना करने वाला जो जोन है उसको कम किया जा सकता है। ये पहले 90% था, इसको कम करके 10% पे ले आए।
तो ये जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, पहली बार चेस्टर बर्नार्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया। अब हम बात करते हैं योगदान संतुष्टि की अवधारणा, यानी कि कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम। तो देखिए, इक्विलिब्रियम वैसे केमिस्ट्री की टर्म है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक फेज दूसरे फेज के साथ बैलेंस में रहती है, एक फेज दूसरे फेज के साथ बैलेंस में रहती है। अब यहाँ इसका क्या मतलब है समझते हैं। तो बर्नार्ड कहते हैं कि देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय देता है और मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक कर्मचारी किसी संस्था को कुछ देता है और संस्था उसके बदले में उसे कुछ देती है, इन दोनों में संतुलन रहना चाहिए। एक तरफ से यदि अमाउंट ज़्यादा हुआ, मात्रा ज़्यादा हुई, दूसरी तरफ से कम हुई, तब दिक्कत हो जाएगी, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या कह रहे हैं, इनका कहना है कि देखिए, इसको इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं, इस डायग्राम समझ सकते हैं। बर्नार्ड का कहना है कि देखो भाई, जो श्रमिक होता है ना, जो लेबर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या देता है, वो अपना श्रम देता है, ठीक। वो अपनी योग्यता भी बना के रखता है। जैसे अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा आपसे कि भाई आप अप टू डेट रहें, आपको करंट अफेयर्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो गया है, पोस्टिंग हो चुकी है, उसके बाद की बात चल रही है, क्योंकि अगर आप किसी मुद्दे को समझ ही नहीं रहे हैं तो उसमें कार्यवाही आप कैसे करेंगे, है ना। तो मुद्दे की समझ तो होनी चाहिए ना, कि देश विदेश में चल क्या रहा है। तो आप एक सिविल सर्वेंट के तौर पे अपना श्रम तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ आपको लगातार योग्य बने रहना पड़ता है और समय भी आप दे रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें आप देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन आपको बदले में क्या देता है, वो आपको देता है काम, वो आपको देता है कि स्टेटस, वो आपको देता है रिस्पेक्ट। तो भाई ये जो है, ये सकारात्मक प्रेरणा में इंक्लूड किया बर्नार्ड ने। बर्नार्ड ने कहा कि भाई ये चीज़ें हैं जो कि सकारात्मक हैं, जो किस तरफ जा रही हैं, श्रमिक की तरफ जा रही हैं। और ये जो बातें हैं इसको मेंटेन करने में तो मेहनत लगती है ना। और सहज स्वभाव मनुष्य का ये नहीं होता है कि वो ये सब, अगर किसी को ये कहा जाए कि भाई, एक सामान्य व्यक्ति को कहा जाए कि आप जो है श्रम ना करें, योग्यता की भी कोई ज़रूरत नहीं है, समय भी देने की जरूरत नहीं, पैसे आपको मिल जाएंगे महीने के, तो बड़ा खुश हो जाएगा वो। तो ये अगर उसे करवाया जा रहा, तो इसको बर्नार्ड ने कहा कि ये एक नकारात्मक प्रेरणा है। ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और ये ऑर्गेनाइजेशन से ट्रांसफ़र किया जा रहा है श्रमिक की तरफ। इन दोनों में बैलेंस रहना चाहिए, यानी कि जो योगदान दिया जा रहा है और उस योगदान के बदले में जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यदि ऐसा हुआ योगदान वो ज़्यादा दे रहा, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, अब उसमें किसी प्राइवेट कंपनी में कोई व्यक्ति बहुत काम करता है, बहुत योग्य भी है, वो बहुत ज़्यादा समय भी देता है, लेकिन यदि बदले में उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तब क्या करेगा वो कंपनी छोड़ देगा, वो दूसरी कंपनी के लिए ट्राई करेगा। तो ये बात जो है हर संगठन के लिए लागू होती है। तो यही था बर्नार्ड का संतुलन का सिद्धांत। इसमें हमने सारी बातें लगभग देख ली हैं। आप इसका थ्योरी पार्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है, उसके कुछ फंक्शंस बर्नार्ड ने बताए हैं। तो बर्नार्ड कहते हैं कि देखिए, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा कि उसको ये देखना होगा कि संगठन में संचार सही तरीके से हो रहा कि नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के तो ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं सकता है। ऑर्गेनाइजेशन बनाया ही इसलिए गया है जिससे प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। तो ये तो मूल कारण था। अब अगर यही नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से, यदि मान लीजिए कि सरकार कुछ पॉलिसी बनाती है कोविड को लेकर के, ठीक, अब यदि उसको ठीक तरीके से पब्लिक तक नहीं पहुंचाया जा सके, चाहे तकनीकी रूप से दिक्कत हो, चाहे भाषा के लेवल पे दिक्कत हो, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो आदेश की, तो भी ये संचार की दिक्कत मानी जाएगी। तो यदि संचार ही नहीं हो पा रहा है, तब तो संगठन काम कैसे कर पाएगा। फिर जो हेड होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ये भी काम होगा कि जो सब ऑर्डिनेट्स हैं,
जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनसे जो नेसेसरी सर्विसेज हैं वो ले सके, है ना, कि आपको नीचे वाले जो लोग हैं उनसे उनकी योग्यता के अनुरूप काम करवाना आना चाहिए। तीसरी बात कि वो ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको बहुत क्लियर डिफाइन करें। यानी कि गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को ये क्लियर करना होगा कि हम कोविड सिचुएशन को से निपटने के लिए हमारा एग्जैक्टली हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, हमें करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। या आप अपने किसी सामान्य कंपनी की बात कर लें तो कंपनी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। और ये समय समय पर परिभाषित करना, क्योंकि कुछ ऐसे भी संगठन हो सकते हैं जिनके जो लक्ष्य हैं वो थोड़ा सा डायनेमिक हो सकते हैं, तो इसको समय समय पर परिभाषित करने का काम भी किसका है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का है। तो आपने इसलिए देखा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं वो टाइम टाइम पे क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो पब्लिक से अपना एक संवाद करते हैं, वो बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ टाइम टाइम पे मीटिंग करते हैं, जिससे कि क्या हो, लक्ष्य स्पष्ट रहे। तो संचार भी हो गया, सेवा भी हो गया, लक्ष्य भी हो गया। तो ये है मुख्य कार्य। अब देख लेते हैं कि बर्नार्ड का आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर लेते हैं। तो देखिए, ये बात जरूर है कि बर्नार्ड को हम सामाजिक व्यवस्था उपागम का आध्यात्मिक पिता मानते हैं। ये बात सही है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को देखने का एक अलग ही नज़रिया दिया, लेकिन इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। जैसे कि इनकी बातों में जब ये कहते हैं कि संगठन के हित में फैसला होना चाहिए, आदेश ऐसा होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या हो, हित में हो। तो अब ये हित में क्या हो, ये बड़ा ही एक सब्जेक्टिव मैटर हो गया है ना। ये बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है कि हित क्या है। हित को भी तो परिभाषित करना होगा ना, कि हर व्यक्ति अपने अपने बुद्धि के अनुसार संगठन का हित उसको समझ लेगा। तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, जो अनौपचारिक समूह होते हैं, जो अनऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके सकारात्मक पहलू पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है बर्नार्ड ने। इसके महत्व की बहुत ज़्यादा बात की है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं। इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन पे। अक्सर ऐसा होता है कि संगठन, किसी भी संगठन में छोटे छोटे समूह बन जाते हैं और ये आपस में गुटबाजी करने लग जाते हैं, राजनीति करने लग जाते हैं, पॉलिटिक्स होने लग जाती है। तो इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। तो इन दो बातों पे बर्नार्ड का जो फोकस था, या ये कहें कि इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, तो यही हम इस पे कमियां बता सकते हैं। बाकी बर्नार्ड का जो जितनी भी बातें हैं ये आज के टाइम पे भी पूर्णतया प्रासंगिक हैं, पूरी तरह से रिलीवेंट हैं इनके जितने भी कॉन्सेप्ट थे। तो ये था चेस्टर बर्नार्ड का लेक्चर। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू।